हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। हम सभी इस वीडियो सीरीज के दौरान यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आप इस बात को बखूबी जानते हैं। और इंडियन इकोनॉमी को लेकर फिलहाल हम चल रहे हैं। 2022 से 2020-19 तक के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2018 के क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं और 2017 के क्वेश्चंस की भी। हमारा एक एवरेज है कि हम 2 सालों का डेली वीडियोस में कवर करेंगे, तो क्या होगा 5 दिन में हम पिछले 10 सालों की वीडियोस कवर कर लेंगे, यानी एक वीक में आपको ये वीडियोस नजर आ जाते हैं। तो एक वीक में एक सब्जेक्ट करते हैं, तो अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ सब्जेक्ट है 4-5, उनको हम 4 से 5 वीक्स में या 4 से 5 वीक से, अगर मैं कहूँ 1 से 1.5 महीने में कवर कर लेते हैं, तो हमारे पास अच्छा खासा समय अभी भी है पीटी को और बेहतर करने के लिए। तो 2018 के क्वेश्चंस की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? तो देखिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट अगर आपने देखा होगा कभी शॉपिंग के दौरान, हम कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो कार्ड को जिस मशीन में डालते हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ सेल मशीन को जारी करता है कोई बैंक, और उस मशीन के यूज के लिए व्यापारी को एक शुल्क देना पड़ता है। वह शुल्क कितने परसेंट होगा, उसके ट्रांजैक्शन पर कुछ प्रतिशत होता है, उसे ही कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो यह एक कोई छूट की दर नहीं है, यह एक रेट है शुल्क की, जो आपको पे करना होता है, व्यापारी को पे करना होता है बैंक को, जो जिसकी मशीन को वो यूज करता है कार्ड से पेमेंट करने के लिए। यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन नहीं है, बैंक के द्वारा लिया जाने वाला फीस है, शुल्क है, ठीक है। यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि नहीं है। बैंक नहीं देता है, बैंक लेता है। और यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है, बिल्कुल सही, ठीक है। और चौथा कह रहा है, यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन नहीं है, सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन ये नहीं है। सी होगा हमारा सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। 2018 में अगर हम बात करें तो हमें 16 क्वेश्चन देखने को मिले थे, उनकी हम चर्चा करेंगे। अप्रवासी सत्वों द्वारा, यानी जो हमारे भारत के अनिवासी जो हैं, विदेशों में रह रहे हैं, द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं। अच्छा, ये जो एमएनसी जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके द्वारा, जो भारत में तो है नहीं, वो उनका हेडक्वार्टर तो विदेशों में है, तो उनके द्वारा जो विज्ञापन के जरिए भारत के ग्राहकों को भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं, उनके बारे में जो 6% इक्विलाइजेशन लेवी लगाए जाने के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी विदेशों में स्थित कंपनियां जो भारत के ग्राहकों को भी ऑनलाइन माध्यम से अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उन पर यह डिसाइड किया गया था कि उन कंपनियों पर 6% की एक कर, एक लेवी लगाई जाएगी, ताकि यहाँ के ग्राहकों को जो वो लेते हैं उसके संबंध में भारत सरकार को भी तो टैक्स मिलना चाहिए ना, उसके बारे में है। तो कौन सा कथन सही है या नहीं है? यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। नहीं, यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू नहीं किया गया है, यह बात आपको ध्यान रखनी। भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे दोहरे कराधान से बचाव के समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टैक्स क्रेडिट का दावा भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत जो ले रहा है ना 6% लेवी, वह तो भारत में उनको जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है उस पर है। तो यहाँ पर ये डबल टैक्स के बारे में छूट प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसे भी हम गलत कहेंगे। और ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, न तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम RFRBM समीक्षा समिति के प्रतिवेदनों में सिफारिश की गई है, यानी FRBM एक्ट में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक, यह 2003 में लाया गया था, तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण GDP अनुपात 60% रखा जाए, जिससे केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्यों के लिए 20% हो। यानी FRBM एक्ट के अंतर्गत यह बात की गई थी कि जो GDP के अनुपात में जो सरकार का ऋण है वह ज्यादा से ज्यादा 60% तक रहना चाहिए। ठीक है, तो यह बात ठीक है, बिल्कुल सही है। राज्य सरकारों के GDP के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए GDP का 21% घरेलू देयताएं हैं। यहाँ पर यानी ये कह रहा है कि जो आंतरिक ऋण है, जो घरेलू ऋण है, वह राज्य सरकार का ज्यादा है, केंद्र सरकार का कम है। केंद्र सरकार का भी लगभग 50% यह घरेलू देयताएं हैं। तो यहाँ पर ये आंकड़े गलत दिए गए हैं। दूसरा हम गलत कर देंगे, दूसरा गलत करते हैं तो 2 ऑप्शन आपके डिलीट हो जाते हैं। भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। यह बात सही है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए, मुझे बताइए ये वाला प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ओके, तो इसका ऑप्शन ए और 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में आयातित, अच्छा ये अब देखो 2018 का क्वेश्चन है, तो उसके जो करंट आंकड़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। यानी खाद्य तेलों की घरेलू उत्पादन से ज्यादा हमने आयात किया है, जो खाद्य तेल एडिबल ऑयल जो है। तो यह स्टेटमेंट उस वर्ष के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती। सीमा शुल्क कहते हैं जब हम आयात करते हैं किसी देश से तो उसके सामान पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं। तो एडिबल ऑयल हम इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, सरकार का लक्ष्य, सरकार का टारगेट ये रहता है कि हम यहाँ पर उत्पादन ज्यादा करें, हमारा आयात कम हो। ऐसी स्थिति में सरकार कस्टम से यानी सीमा शुल्क से छूट नहीं देती है, बल्कि सीमा शुल्क को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर हम इसे गलत कहेंगे, केवल पहला आंसर हमारा सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन 2018 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित कौन करता है? न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है उसे लीगल टेंडर मनी कहते हैं। जो हमारी मुद्रा है ना, आमतौर पर जिसका हम लेन देन करते हैं वही तो लीगल टेंडर मनी है। न्यायालय में फीस चुकाने जैसी बात नहीं है। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो आप जो पैसा देते हैं और वह स्वीकार कर लेता है, वही तो लीगल टेंडर है। और अभी भारत का जो रुपया है वह लीगल टेंडर है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि के रूप में बैंक मुद्रा, जी नहीं, ये पेपर मनी थोड़ी है, ये तो मतलब में बैंक मनी हो जाएगा ना ये। इसे हम लीगल टेंडर के रूप में नहीं ला सकते। किसी देश में चलन में धातु मुद्रा की ही जरूरी नहीं है, जो भी, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए जिसको बाध्य होता है वह लीगल मनी होता है। तो जी हमारा इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन 6, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो, अब यहाँ पर विकल्प लागत लिखा हुआ है, इसका जो ट्रांजैक्शन है मतलब में जो क्या कहते हैं, इसका अनुवाद, ट्रांसलेशन जो है उसे सरकार यूपीएससी के द्वारा विकल्प किया गया है। आप इसे अवसर लागत लिखेंगे, ठीक है ना, अवसर लागत। तो जब कोई वस्तु
सरकार के द्वारा आपको निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, तो उसकी अवसर लागत के बारे में क्या है? अवसर लागत शून्य हो जाती है, अवसर लागत की उपेक्षा की जाती है, अवसर लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। फ्री में थोड़ी दे रहे हैं सर आप, है ना? जो जो जनता आपको कर देती है उसी जनता के पैसों से आप वो वस्तु प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। अवसर लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। यह बात हमारी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि। अच्छा, अगर हमें लगे कि हमारी जीएनपी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, तो हम उसको क्या मानेंगे? क्या हमारी आर्थिक वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही? अगर हमारे यहाँ पर निर्धनता और बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आंकड़े कितने भी आगे हमें नजर आए, हम कहेंगे कि हमारी आर्थिक वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये यही पूछ रहा है कि निरपेक्ष यानी जीएनपी या प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की उच्च दर का संकेत नहीं करती। भले हमें लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ पर निर्धनता और बेरोजगारी जैसे आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो फिर हम आर्थिक वृद्धि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई हिंदी में क्वेश्चन आपको टफ लगता है तो अंग्रेजी में उसे जरूर पढ़ें, क्योंकि जैसे हमने अवसर लागत वाला देखा था, उसमें विकल्प लागत को देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या आ गया नया। तो क्वेश्चन को इंग्लिश में जरूर पढ़ लें अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट में, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश में शायद क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए बजाय हिंदी के, तो अपना उस तरह से आप ध्यान जरूर रखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा। मानव पूंजी निर्माण आप किसे कहेंगे? किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। अगर आप पूंजी का संचय कर रहे हैं, उससे मानव पूंजी का निर्माण थोड़ी हो रहा है, उससे तो आपकी भौतिक पूंजी का निर्माण हो रहा है। मानव की पूंजी कैसे बढ़ेगी? तो पहला हटाते हैं आप तो दो हट जाते हैं ऑप्शंस, तो हमें पता चलता है दूसरा तो ठीक है। देश के लोगों के ज्ञान में, कौशल स्तरों में और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। मानव पूंजी का निर्माण तो वही है कि आप लोगों के ज्ञान में, उनकी कैपेसिटी में, उनके कौशल में वृद्धि करें, वह मानव पूंजी निर्माण है। इसके अलावा गोचर धन का संचय होता है, यानी जो भौतिक रूप से हमारे पास धन है उसका संचय होता है, नहीं उसका संचय नहीं होता। अगोचर धन, जो इनटेंजिबल धन है हमारी, जो हमें नजर नहीं आता लेकिन हमारा नॉलेज, हमारी बुद्धि, हमारे आईपीआरस, ऐसी चीजें बढ़ती हैं, अगोचर धन का संचय होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हम किस पे जाएंगे? पहला नहीं, दूसरे और चौथे पे हम चले जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किसी कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। किस कारण? अगर आपका देश में बहुत सारी बचत भी होती है, बहुत सारे निवेश भी होता है, फिर भी आप ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाते, यह क्यों होता है? यह ऐसा इसलिए होता है कि आपकी तकनीक पुरानी हो सकती है, तकनीक पुरानी हो सकती है, आपके पास अकुशल लोग हो सकते हैं, यानी इन सब से क्या होगा? आपको ज्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी, अधिक पूंजी लगानी पड़ेगी, और अधिक पूंजी लगाने के बाद भी आप कम उत्पादन कर पाते हैं। आपके पास बचत तो खूब है, आपके पास पैसा तो ठीक ठाक है, उस पैसे से आपको बहुत ज्यादा उत्पादन कर लेना चाहिए, लेकिन आपके पास जो लोग हैं वो अकुशल है, आपके पास जो तकनीक है वह पुरानी है
है ना। इस तरह से चीजें क्या होती है, आपको पूंजी अधिक लगानी पड़ती है फिर भी कम उत्पादन होता है। तो ऐसा कब होता है, किस वजह से, अधिक पूंजी लगाने के बाद भी कम उत्पादन, यानी उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, यानी एक उत्पाद बनाने के लिए आपको पूंजी ज्यादा लगानी पड़ जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो कमजोर प्रशासन, निरक्षरता, कमजोर प्रशासन को क्या कहेंगे आप, थोड़ी सी नीतियों वगैरह की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर चीजें बेहतर नहीं है ना तकनीकी रूप से या मानवीय रूप से, तो आप इसको नहीं प्राप्त कर सकते। निरक्षरता को इसी में मान सकते हैं या अकुशलता कह सकते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व की भी बात नहीं है, जनसंख्या घनत्व से तो चाइना क्या से क्या बन गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। जो आरबीआई है वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बारे में चीजों को देखता है, वह सरकारों का बैंक है, राज्य सरकारों का भी और केंद्र सरकार का भी। तो यह गलत है, पहला आप हटा देते हैं तो दो ऑप्शन आपके चले जाते हैं। भारत सरकार ट्रेजरी बिल, कोष पत्र जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रेजरी बिल ऑफर अपने सम मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं, यह भी बात सही है। जो टी बिल्स होते हैं वह जारी जो किए जाते हैं वह किस पे किए जाते हैं, बट्टे पर किए जाते हैं, ना कि उस पर इंटरेस्ट रेट पर, तो बट्टे पर किए जाते हैं। 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। वही मैंने आपको बात बताई थी ना, जीरो इंटरेस्ट रेट, जीरो कूपन बॉन्ड वाली, उसी तरह से 100 रुपए का अगर टी बिल है तो इसको जब जारी किया जाएगा तो 90 रुपए लिए जाएंगे, और जब ये मेच्योर हो जाएगा तो उसको 100 रुपए दिए जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट नहीं होता, डिस्काउंट पर ये जाता है ट्रेजरी बिल की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। तो अगर आप बात करेंगे तो यह कौशल विकास एवं उद्योग उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के बारे में की गई बात, इसकी एक फ्लैगशिप स्कीम है, ना कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जब आप एक को हटाते हैं तो फिर से आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, इसे गलत कर देते हैं। यह है अन्य चीजों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। अब इसका काम ही है कौशल विकास करना, तो बिल्कुल कौशल विकास तो करेगी ही, ठीक है। यह देश के अविनियमित कार्य बल की कार्य कुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी, यह बात भी ठीक है। पहला गलत है, बाकी के दोनों स्टेटमेंट आपको सही यहां पर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। देखिए बैंक क्या करते हैं, जो अपना लोगों को क्या देते हैं, लोन देते हैं, और लोन से इन्हें इंटरेस्ट मिलता है, इनको प्रॉफिट होता है, इनके खर्चे निकलते हैं। तो बैंक तो चाहेगा कि इनके पास जितना ज्यादा पैसा है ज्यादा से ज्यादा यह लोगों को लोन दे दे ताकि इनको प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जिसने लोन दिया है, जिसको लोन दिया है उसने अगर डिफॉल्ट कर दिया, बैंक के पास पैसा नहीं आया, लेकिन जहां से बैंक ने पैसा लिया है उसको तो वापस देना है, तो बैंक जो होता है वह संकट में आ सकता है। इस संकट की स्थिति से बचने के लिए एक प्रतिशत
जो भी बैंक का अमाउंट होता है, जो भी बैंक के पास संपत्ति होती है, उसका एक निश्चित प्रतिशत बैंक को संभाल के रखना होता है कि इतना पैसा तो मैं लोन में नहीं दूंगा, इतना तो मेरे पास रहना ही चाहिए। उसे कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और यह जो बेसल नॉर्म्स है ना, बेसल नॉर्म्स अंतरराष्ट्रीय बैंकों से रिलेटेड जो नॉर्म्स है, ताकि बैंकों को आर्थिक झटके ना लगे, बैंकों को आर्थिक रूप से कमजोर ना किया जा सके, बैंक मजबूत स्थिति में काम करते रहे, उसके अनुसार यह जारी किया गया एक नॉर्म्स है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेसल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना, बेसल मानदंड उनके बारे में। तो एक बैंक को बेसल 3 के अनुसार, बेसल मानदंड 3 के अनुसार एक बैंक को 8% की राशि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में रखनी चाहिए, अपने पास सेफ रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़े तो बैंक अपने ग्राहकों से मतलब बैंक संकट में ना आए, इसलिए, ठीक है। लेकिन आरबीआई ने क्या किया है, भारत में आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को कितना रखना चाहिए, 9%। तो भारत में यह 9% है, तो यह बिल्कुल सही है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। बिल्कुल सही है। CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। हमने बात की नहीं, बेसल नॉर्म्स के द्वारा 8% निश्चित किया गया है सभी बैंकों के लिए, और अलग राज्यों में हमारा केंद्रीय बैंक ने इसे सभी बैंकों के लिए 9% निश्चित किया है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके लिए यह 12%, उनके लिए और भी ज्यादा है, ठीक है। आरबीआई ने यह निश्चित किया है। तो अलग अलग बैंक अलग अलग नहीं करते, सभी के लिए एक मानदंड है। इसको गलत कर देंगे, सही पूछा है तो पहला हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपारी, जौ, कॉफी, रागी, मूंगफली, तिल, हल्दी उपयुक्त में से किनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है, यानी उपयुक्त में से किनका MSP घोषित किया जाता है। तो क्या कभी आपने सुपारी सुना है? क्या आपने कॉफी देखा है? आपको भी पता है कॉफी नहीं है, हल्दी भी नहीं है। तो अगर आप एक निकाल देते हैं तो पहला निकालने के बाद ही आपको आंसर मिल जाता है। सुपारी तो आपको पता है ना, सुपारी का MSP थोड़ी जारी किया जाता है। तो पहले निकालते हैं तो आपको 2, 4, 5, 6 मिल जाता है। 2, 4, 5, 6। कॉफी का भी नहीं करता है, हल्दी का भी नहीं होता, हटा दो। ओके, ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ये है, और लगने में बड़ा है कि 7 चीजें दी हुई है उनको छांटना है, लेकिन इतना भी ज्यादा टिपिकल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। अच्छा, पिछले एक दशक की बात कर रहा है, 2019 से। तो अगर हम बात करें 2013वें क्वेश्चन की, 14वें क्वेश्चन की, तो यह कह रहा है कि पिछले दशक में, अब क्योंकि यहाँ पर हमें समझने जैसी कोई बात नहीं है, आंकड़ों की बात है, पिछले ट्रेंड्स की बात है, 2019 के जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसकी बात है, तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है, यानी भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगातार पूंजी का प्रवेश करवाया गया है। यह बात ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। 2017 से यह किया गया है कि जो अलग अलग बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इस तरह के जो थे, उनको सभी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सम्मिलित कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और छिलका उतरे हुए अनाज, मुर्गी के अंडे, पकाए हुए, संसाधित डिब्बाबंद मछली यानी प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र, उपयुक्त मदों में से कौन सा या कौन से GST के अंतर्गत छूट प्राप्त है? तो छूट प्राप्त तो सिर्फ अनाज है,
अगर पकाए हुए अंडे हैं मतलब में उस वक्त की, अभी तो और भी चीजें चेंज हो चुकी है जीएसटी को लेकर। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया गया था, एडिबल फूड्स को, चीजों को, तो उनके बारे में। लेकिन 2019 के अनुसार छिलका उतारा हुआ अनाज जो था वह मुक्त था जीएसटी से। मुर्गी के पकाए हुए अंडे या प्रोसेस्ड मछली या विज्ञापन वाली समाचार पत्र, इन पर जीएसटी लगता था। तो केवल एक पर यह छूट प्राप्त हमें थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक कृषि, ओके। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 16th क्वेश्चन है, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। आप जरा सोचिए, कृषि के बारे में ग्रामीण मंत्रालय क्या करेगा? तो इसका कुछ नहीं है यहाँ पर जो, क्योंकि जैविक कृषि की बात है और वाणिज्य मंत्रालय के बारे में यह बात सही है, वाणिज्य मंत्रालय, ना कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। और जब आप एक को हटाते हैं तो पहला और लास्ट डी आपका हट जाता है, तीसरा आपका सही बता रहा है, दूसरे को हमें चेक करना है। एनपीओपी का क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपेडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है, सचिवालय के रूप में यह काम करता है। और सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है, यह बात भी सही है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल, सॉरी, केवल 2 और 3 यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। आगे बात करते हैं। ये हमने कंप्लीट किया 2018 के क्वेश्चन, और अब हम बात करने वाले हैं 2017 के क्वेश्चंस पर। बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत के 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ? 4 स्टेटमेंट है और आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी चीजें 1991 में जो हमने आर्थिक सुधार किए उसके बाद में घटित हुआ है। जीडीपी में कृषि का अंश वृत्त रूप से बढ़ गया, गलत है, बिल्कुल गलत है। अंश बढ़ा थोड़ी है, घट रहा है ना। विश्व व्यापार में बढ़ा किसका है? सेवा क्षेत्र का, ठीक है। कृषि का अंश घट रहा है। तो पहला हटाओ और आंसर पाओ। पहला 1 और 2 हट गया, ए और डी हट गया, बी और सी बचा। दूसरा ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा देखना है। ओके, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ा है, सही बात है। एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा है, सही बात है। भारत का विदेशी विनिमय भंडार फॉरेक्स रिजर्व वृत्त रूप से बढ़ गया है, सही बात है। तो 2, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट है, बी हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। वित्तीय समावेशन का मतलब हो गया हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना, बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, ताकि चीजों को बेहतर बनाया जा सके। सहायता करता है एनपीसीआई, इसमें सहायता करता है, सही है। एनपीसीआई ने कार्ड भुगतान स्कीम रुपे प्रारंभ की है। जो रुपे कार्ड वगैरह वाली जो स्कीम है वह भी एनपीसीआई का है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। दोनों सही है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के क्रियान्वित किए जाने का या किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है? तो गुड्स एवं सर्विस टैक्स के सबसे ज्यादा क्रियान्वित किए जाने के सबसे ज्यादा लाभ क्या है? यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों, यानी जो नंबर ऑफ टैक्सेस बहुत ज्यादा थे उनका स्थान लेगा, बिल्कुल। और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा।
बिल्कुल सही है। पहले जो हर बात पे अलग अलग टैक्स लगते थे, अब एक ही टैक्स आ गया, तो इससे यह बात पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें पहला नहीं है, दूसरे को हमने हटा दिया। यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। अब जीएसटी तो भारत के अंदर लगता है ना, तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ेगा भाई? नहीं बढ़ेगा। और चालू खाता घाटा इससे कम कैसे होगा? हमारा टैक्स में थोड़ा सा सही टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन सिर्फ उससे चालू खाता घाटा कम थोड़ी हो जाएगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को वृद्धि रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको तो आप देखते ही गलत कर सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा गलत है, केवल पहला ही सही है, तो केवल एक हमारा आंसर होता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है। अब ये फिर से कैसा क्वेश्चन है? फिर से ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, ट्रेंड एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, और इसके लिए हमें 2017 का इकोनॉमिक सर्वे देखने की जरूरत होती है। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। तो अगर हम बात करें पिछले दशक में भारत के जीडीपी में प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है, यह बात ठीक है, लेकिन राजकोषीय घाटे में कमी भी आई है। ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ता ही रहा है, थोड़ा कम भी हुआ है। 10 सालों की बात कर रहा है देखो, तो 10 सालों में आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखो। लेकिन 10 सालों में एक आध बार तो ऐसा हो ही जाता है कि चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, तो अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट गलत होते हैं, लेकिन पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, और यहाँ पर हमारा आंसर भी इसी तरह से आ जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF, यह नीति आयोग का एक अंग है? नहीं, इसके बारे में भारत सरकार ने घोषणा की थी, तो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ना कि नीति आयोग का अंग है। वर्तमान में इसकी कॉर्पस 4 लाख करोड़ रुपए है। 4 लाख करोड़ नहीं है, इसकी कॉर्पस वर्तमान में 40,000 करोड़ रुपए है। तो दोनों स्टेटमेंट हमने गलत कर दिए। सॉरी, सही पूछा है तो ना तो 1 और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबाव युक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति, यानी स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, S4A, आरबीआई की एक योजना हुआ करती थी जिसमें जो एनपीएस थे, जिन पर लोन की वापसी नहीं हो रही थी, तो आरबीआई क्या करता था, इस तरह से उनको आसान बना देता था लोगों के लिए चुकाने के लिए। तो उसे ही हम S4A कहते थे। क्या? स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, जिन पर लोन नहीं आ रहा था, उन लोन को आरबीआई उनको चुकाने के लिए आसान बनाने की बात करता था, ताकि जो लोन है वह बैंकों का पास वापस आ सके, है ना। इसी को कहा जाता है स्ट्रेस्ड, ये S4 स्कीम। तो अभी तो आरबीआई ने इसको बंद कर दिया है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका कौन सा वर्णन करता है, कौन सा स्टेटमेंट इस स्कीम का वर्णन करता है? यह सरकार द्वारा नहीं, आरबीआई के द्वारा। यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्कीम है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्कीम है, बिल्कुल सही बात है। क्या? कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना, जो उनके द्वारा लोन लिया गया था, उनको वापस से संरचित किया जाता है, ताकि बैंकों के पास भी उनका लोन वापस आ सके।
ये बात है, तो बी हमारा सही आंसर होगा। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में विनिवेश योजना नहीं है। सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी नहीं, आईबीसी के बारे में भी इसकी कोई भी बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? इसे आप जियोग्राफी का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। कृषि में जल संरक्षण में सहायता कौन कहाँ की जा सकती है? देखिए, भूमि की कम या शून्य जुताई, भूमि की जुताई कम की जाए या शून्य जुताई की जाए तो जल संरक्षण होगा ही। खेत में सिंचाई के पूर्व यानी सिंचाई से पहले जिप्सम का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग बेसिकली जो भूमि में नमक हो जाता है ना, लवणता, उससे उसकी समस्या से निपटने के लिए किया जाता है, ना कि जल संरक्षण के लिए। तो इसको हम हटा सकते हैं, और जब दो को हम हटाते हैं तो दो ऑप्शन हमारा हट जाता है, और हमें पता है कि एक तो ठीक है, और जब एक ठीक है तो ये वाला तो एक ही ऑप्शन बचा, यानी सी हमारा सही ऑप्शन हो जाता है 7th क्वेश्चन में। ठीक है, सी, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। अगर हम फसल अवशेषों को खेत में ही रहने दें तो उन्हें जड़ पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो वापस से आराम से उगना शुरू कर सकती है। तो पहला और तीसरा हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम था, उसका उद्देश्य क्या था? सिविल कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, क्षेत्र का विस्तार करना इसका उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य यह था कि किसानों को उनके खेतों की मृदा, उनकी मिट्टी के बारे में, उनकी गुणवत्ता के बारे में पता चले, और उसके अनुसार वे उसमें उर्वरकों का प्रयोग करें, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता के साथ साथ उचित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग से बेहतर फसल उगाई जा सके, यह था। ठीक है, तो विस्तार करना, क्षेत्र का विस्तार करने जैसी बात इसमें नहीं थी। मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की बात इस स्कीम में ऋण वगैरह से रिलेटेड कुछ नहीं था। किए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना नहीं, ये ऐसा थोड़ी था कि मिट्टी देख के बैंक डिसाइड करेंगे कि किसको कितना लोन देना है, ऐसा नहीं था। तो दूसरा भी हटा दिया, पहला हटा दिया, दूसरा हटा दिया, तो केवल 3 हमारा आंसर बच गया। कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, हाँ, इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कृषि भूमियों में ज्यादा जो किसानों के द्वारा बहुत ज्यादा उर्वरक यूज किए जाते हैं, तो उन्हें बताया जाए कि आपकी मिट्टी को कितने उर्वरकों की जरूरत है। यहाँ पर हम इसे सही मानेंगे। क्वेश्चन, हाँ, स्टेटमेंट 3 हमारा सही। मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? यह आरबीआई की मानक ब्याज दरों का निर्धारण करती है, जो आरबीआई की रेट से, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह के बारे में, उनके बारे में डिसाइड निर्धारण करती है। सही है, बिल्कुल सही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है, और प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। ये बात आप बताएंगे, गलत है, 12 सदस्यीय भी नहीं है। तो आप बताइए कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और कितने सालों के लिए इसका पुनर्गठन किया जाता है? इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में भी कार्य नहीं करती, आरबीआई का गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। तो दूसरा और तीसरा हम गलत कर देंगे, तो केवल पहला ही हमारा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का यह क्या लाभ है? नेम, ठीक है, क्या लाभ है?
यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह इसके लाभ यही तो है कि भारत को एक ही मार्केट में तब्दील कर दिया है एक पोर्टल के द्वारा। तो कहीं से भी बेचो तो सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, सही बात है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, एक राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, हमसे सही ही पूछा गया है, तो सी हमारा आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में लघु वित्त बैंक्स यानी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स सॉरी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स को स्थापित करने का लक्ष्य क्या था, प्रयोज्य क्या था उनका? लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, सही बात है। लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, सही बात है। युवा उद्यमियों के बारे में कोई भी बात इसमें नहीं की गई थी। ये कुछ समझाने वाली बात नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। और मैंने उसमें आपको टॉपिक बता रखा है समुद्र मंथन वाले वीडियो में कि आपको बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जितने भी तरह के बैंक होते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह, उनके कार्य संरचना वगैरह, है ना, उनका जो बोर्ड मेंबर वगैरह होते हैं किस तरह से चुने जाते हैं, किसकी कितनी हिस्सेदारी होती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो युवा उद्यमियों के बारे में इसमें बात नहीं की गई है। तीसरा जब हम हटाते हैं तो 3 ऑप्शन हट जाते हैं, केवल 1 और 2 हमारा सही आंसर इस पे निकल कर आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन 2017 का आखिरी क्वेश्चन था। और यहाँ पर हमने 2 सालों के और इस तरह से हमने पिछले 6 सालों के 2022 से 2017 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स के इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पहले दिन के मुकाबले इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी। ठीक है, तो ये वीडियो था। आगे अगले वीडियोस में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, और इसी तरह से हम 2013 तक जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।